नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों की जिनका असर रहता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड नाउ में हम ना सिर्फ आपको खबर बताते हैं बल्कि उसका हर पहलू, उसकी पूरी ABCD यानी करते हैं पूरा पोस्टमार्टम भी। इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपको बताएंगे वो तमाम खबरें जो डालती हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर बड़ा असर। तो आज क्या है वर्ल्ड नाउ में आपके लिए खास, आइए जान लेते हैं जल्दी से। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान में आज स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की। आखिर शांति वार्ता होनी है। इस बीच अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड भी पहुंच चुके हैं। अमेरिका के डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति JD वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मौजूद हैं। तो वहीं ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व विदेशी मंत्री अब्बास अराक्ची भी कर रहे हैं। संसद स्पीकर बागिर गलीबाफ भी बातचीत में एक तरह से शामिल होंगे। तो ये एक तरह से बड़ी तस्वीर जो है आज की जो मुलाकात है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की निगाहें कहीं ना कहीं एक तरह से रहने वाली है अमेरिका ईरान के बीच में इस शांति वार्ता को लेकर। सब अलग अलग बातें जरूर यहाँ पर अपनी तरफ से पेश करेंगे, लेकिन क्या एक दूसरे के ऊपर भरोसा है? क्योंकि ईरान का जो रवैया नजर आता है वो तो कहीं से कहीं तक ऐसा नजर नहीं आता कि वो इस पर भरोसा करता हुआ नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मिडिल ईस्ट का भविष्य इस मुलाकात के ऊपर दांव पर है। अरबों डॉलर की फ्री संपत्तियां या फिर घातक यूरेनियम जिसकी आंच में पूरी दुनिया झुलस सकती है। बड़ा सवाल ये, क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में शुरू हुआ जो 60 दिनों का शांति का महा रोड मैप है वो वाकई में अंजाम तक पहुंचेगा, या फिर इजराइल के बारूद तेवर और लेबनान में मची तबाही इस बातचीत की मेज को एक तरह से उलट कर रख देगी? बताएंगे आगे आपको विस्तार से। इसके अलावा वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। हॉर्मुज पर लगे फिर से ताले के बारे में आपको बताते हैं। इस वक्त जो ग्लोबल ट्रेड है और दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑयल लाइफलाइन है उस पर महासंकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आता है। एक तरफ स्विट्जरलैंड की वादियों में अमेरिका और ईरान के बीच महा बातचीत की टेबल सजी है, दूसरी तरफ है समंदर का सबसे संवेदनशील रास्तों पर बारूदी बिसात बिछ चुकी है। दांव पर सिर्फ मिडिल ईस्ट की शांति नहीं है बल्कि दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था है। अब बड़े सवाल ये कि क्या चंद दिनों के भीतर ही युद्ध विराम का वो ऐतिहासिक समझौता टूटने की कगार पर आ गया जिसने महीनों बाद दुनिया के बाजारों को राहत की सांस दी थी। लेबनान में गिरते बम और इजराइल के आक्रामक तेवरों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर लाल सागर यानी रेड सी के मुहाने तक आखिर वो कौन सा नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है? हैरान करने वाली बात तो ये कि इस पूरे तनाव के बीच में अब टोल टैक्स और ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी अनोखी और खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है जिसने पूरी दुनिया की सुपर पावर की नीयत पर बड़े एक तरह से सवाल खड़े कर दिए। क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का ये महा रोड मैप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा? क्या समंदर के ये रास्ते पूरी दुनिया का दिवाला निकाल देंगे? बताएंगे आपको खबर विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे ब्रिटेन की सत्ता की। ऐसा लगता है ब्रिटेन की सत्ता को किसी की बुरी नजर, काली नजर लग गई है, या फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ईरान से दुश्मनी मोल लेना लंदन के किंग को भारी पड़ गया। दरअसल दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और ब्रिटिश सियासत से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई जिसने पूरी दुनिया के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया। अब दावे हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी जाने वाली है। अटकलें बहुत तेज है कि किसी भी वक्त 10 डाउनिंग स्ट्रीट से इस्तीफे का बड़ा ऐलान आ सकता है। महज कुछ ही सालों के अंदर देश के कई प्रधानमंत्रियों को निगल चुकी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के चक्रव्यूह में अब लेबर पार्टी के ही दिग्गज घिर चुके हैं। कल तक जो नेता प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर थे, आज अपनी ही पार्टी के सांसदों के विद्रोह और अविश्वास की आग में झुलस गए। लेकिन सवाल ये, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और समंदर में छिड़ी जंग में अमेरिका का आंख मूंद कर साथ देना ही कीर स्टारमर के लिए काल बन गया? क्या एक गलत वैश्विक फैसले ने देश के भीतर बगावत की, बारूद में चिंगारी का काम कर दिया? आखिर क्यों ब्रिटेन भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है जहां कोई अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पा रहा? इस महा उलटफेर की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे आपको विस्तार से। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की।
अमेरिका और ईरान, जहां पर स्विट्जरलैंड में आज शांति वार्ता होनी है अमेरिका और ईरान की, जो दोनों एक बार फिर से आमने सामने हैं, लेकिन गनीमत यह है कि इस बार बातचीत की मेज पर हैं आमने सामने। इस बीच अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अमेरिकी डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर हैं, तो वहीं ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। संसद स्पीकर बागेर गलीबाफ भी बातचीत में शामिल होने वाले हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका ईरान बातचीत के पहले दौर के लिए स्विट्जरलैंड पहले ही पहुंच चुके हैं। अब आज जो बैठक होगी, जो बातचीत होगी, उसमें ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उसके बदले अमेरिका ने जो तेहरान की संपत्ति फ्रीज की हुई है उस पर बातचीत हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और अगर दोनों देशों के बीच में सहमति बन जाती है तो अमेरिका ईरान की फ्रीज की हुई संपत्तियों से प्रतिबंध हटा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वॉशिंगटन ये चाहता है कि बातचीत का जो पहला दौर है इस बात पर खत्म हो कि ईरान संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों का दौरा करने का न्योता दे, और जिन ठिकानों पर पहले अमेरिका और इजरायल ने बमबारी की थी वहां पर एक तरह से तस्वीर बदले। इसके बदले में खबर यह है कि अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए फंड का कुछ हिस्सा जारी करने पर विचार कर रहा है, और इसकी शुरुआत कतर में मौजूद 6 अरब डॉलर के अकाउंट से होगी। और इस पूरे करेंसी का जो इस्तेमाल है वो मानवीय जरूरतों के लिए सामान खरीदने में किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बीच में एक अंतरिम शांति डील हुई। 60 दिनों की बातचीत का समय एक तरह से तय किया गया। ये लंबे समय से चल रहे टकराव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी प्रक्रिया की एक तरह से शुरुआत मानी जा रही है। हालांकि इजरायल की तरफ से इसमें रुकावटें आने की आशंका लगातार बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि परमाणु ठिकानों पर ईरान किसी को एक तरह से जाने देगा। ग्राफिक के जरिए समझते हैं ईरान परमाणु ठिकानों पर क्या जाने देगा, क्या उसकी ऐसी कोई मंशा है। ईरान यूएन के 2 अधिकारियों को परमाणु साइट्स पर जाने देगा, यह दावा किया जा रहा है। ईरान ने पिछली बार इसकी इजाजत दी थी जून 2025 में, लेकिन इसके बदले वॉशिंगटन ईरान को फ्री संपत्ति का कुछ हिस्सा देगा, यह भी बात कही गई। इसकी शुरुआत 6 अरब डॉलर की रकम कतर के अकाउंट से एक तरह से ट्रांसफर होगी। इसके अलावा दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल अमेरिका ने मिलकर परमाणु साइट्स पर हमला किया था। ईरान के पास आज भी 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। भले ही तमाम दावे अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए गए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा कुछ नुकसान एक तरह से हुआ नहीं है। उधर अमेरिका और ईरान में वार्ता जो आज होने वाली है उसमें मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के बड़े संकट को सुलझाने के लिए 60 दिनों के रोड मैप, सीज फायर फ्रेमवर्क को लागू करने और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने पर एक तरह से पूरा फोकस होगा। हालांकि लेबनान पर लगातार इजरायली हमले के चलते बातचीत पर खतरे के बादल भी मंडरा रखे हैं, और आज इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए हालिया हमलों में कुल 20 लोगों की मौत हुई है, जिसमें दक्षिणी लेबनान के नबीती और इसमें भीषण हवाई हमला भी शामिल है। ये हमला हाल ही में जो युद्ध विराम हुआ उसके कुछ घंटे बाद ही कर दिया गया था, और इसीलिए तो बड़े सवाल एक तरह से खड़े होने लगे। उधर इजरायल में लेबनान को लेकर इमरजेंसी सत्र बुला लिया गया, जो इजरायल और लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच में संघर्ष पर केंद्रित होगा। सबसे खास बात यह कि इजरायल, हिजबुल्लाह या लेबनान की सरकार में से कोई भी स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत का हिस्सा ही नहीं है। इजरायल ये मान रहा है कि लेबनान तो उसके लिए बड़ा खतरा है, जबकि सीजफायर और युद्ध विराम का हिस्सा लेबनान बखूबी है। ये बात अमेरिका भी जानता है, ईरान भी जानता है, दुनिया के कई देश भी जानते हैं, लेकिन शायद इजरायल ये जानना चाहता नहीं है। तो क्या ईरान की शांति वार्ता और डील का टूटना तय है? क्योंकि जो मुख्य हिस्सा है इजरायल की इस तरह से पूरी बातचीत, इस डील में एक तरह से दूरी और लेबनान को लेकर उसका रुख ये क्लियर कट दर्शाता है। आज जो अमेरिका और ईरान में वार्ता होने वाली है वो सीज फायर के बाद 60 दिनों की बातचीत का हिस्सा है। आखिरकार 60 दिनों में किन किन बिंदुओं पर वार्ता होनी है, आइए उसके बारे में विस्तार से आपको बताती हूँ। 60 दिनों में जो खास बातें हैं उस पर एक नजर डाल ली जाए। अगर बात में युद्ध विराम की करूं, समझिए समझौते के तहत दोनों देशों में सैन्य कार्रवाई पर रोक है। किसी ने भी सैन्य कार्रवाई अगर की तो ये वार्ता अटक जाएगी, रुक जाएगी, और कोई भी देश ये नहीं चाहता, खासतौर से अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहता।
चलिए युद्ध विराम के बाद में बात परमाणु विवाद की कर ली जाए। ईरान ने पहले ही परमाणु हथियार बनाने से क्लियर कट इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, ईरान की ऐसी कोई मंशा ही नहीं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी, उस प्रक्रिया पर भी चर्चा एक तरह से की जानी है। इसके अलावा ईरान को जो आर्थिक मदद है वो तो मुख्य तौर से फोकस में है ही। अमेरिका और ईरान से अपने अपने दावे हैं। मदद के लिए पहले ईरान को पूरी एक तरह से शर्तों को करना होगा, तभी बातचीत आगे रहेगी। लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहेगा, बड़ा सवाल ये। अगर व्यवस्था, बातचीत, ये सारे एक्शन सफल रहे तो तेल बाजार को राहत मिलेगी, वरना भूल जाइए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समंदर के नियमों और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। अब जो 60 दिनों का हॉर्मुज़ में एक तरह से प्लानिंग है, 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद में जरूर टोल लेना शुरू कर देगा ईरान। ये ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है। अस्थायी समझौते से क्या स्थायी शांति आ जाएगी? मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो वर्तमान समझौते के बाद में अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे तमाम अहम बातों पर सहमति बनेगी, ये दावा किया जा रहा है। अब आज अमेरिका और ईरान में जो भी वार्ता हो रही है, उसके लिए बीते कई दिनों से ट्रंप लगातार कोशिश में है, जद्दोजहद में लगे हुए थे। जंग के बीच में करीब 37 बार ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील होने वाली है, और आखिरकार 38वीं बार में जाकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को सफलता मिल पाई। 37 बार तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ डींगे हाँकते रहे, दावे करते रहे, प्रोपेगेंडा क्रिएट करते रहे, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी। जंग के बीच में करीब 72 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होगा। बार बार वो ये दावा कर रहे थे कि हम डील फाइनल करने की कगार पर हैं, लेकिन हर बार ईरान ने कहा नो बॉस, ये हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करेंगे, आखिर क्या करना है। अब अमेरिका और ईरान में आखिर एमओयू पर क्या क्या हुआ है, क्या क्या साइन हुआ है, आज उस पर फाइनल साइन किस बारे में होना है, आइए वो जल्दी से आपको बता देती हूँ। युद्ध रोकने और सैन्य कार्रवाई ना करने पर सहमति बनेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। 60 दिनों का जो तय कार्यक्रम है, 60 दिनों में अंतिम और विस्तृत समझौते की कोशिश होगी। अमेरिका ईरान पर लगी समंदर की घेराबंदी एक तरह से हटाएगा तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आवाजाही सामान्य कर देगा। ईरान के लिए 300 अरब डॉलर निवेश योजना बनेगी तो अमेरिका चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाना शुरू करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की गारंटी देगा, और जो फाइनल समझौता होगा, अंतिम समझौते तक परमाणु प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं होगा। ईरान को तेल, बैंकिंग और शिपिंग में तुरंत छूट मिल जाएगी। विदेशों में फ्रीज ईरानी फंड चरणबद्ध तरीके से जारी होंगे, और समझौते के पालन के लिए संयुक्त निगरानी तंत्र भी बनाया जाएगा। शुरुआती शर्तें पूरी होने पर आगे की वार्ता हो पाएगी, और समझौते को यूएन सुरक्षा परिषद से कानूनी मान्यता मिल जाएगी। ये भी बड़ा दावा एक तरह से किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान में एक वार्ता चल रही है जो कभी भी टूट सकती है, क्योंकि ईरान ने लेबनान पर हुए हमले के विरोध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। इजराइल लेबनान में हमले जारी रखे हुए हैं, और हर दिन लेबनान में इजराइल हमला कर रहा है। आज के हमले की अगर बात करें तो करीब 20 से ज्यादा लोग मारे गए। यानी इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि शांति वार्ता हो, शांति वार्ता सफल हो, ईरान अमेरिका एक दूसरे के सामने शांति वार्ता पर साइन करें, और अगर वार्ता हो भी तो ईरान, अमेरिका और इजराइल के मुद्दे पर हो। उसमें लेबनान का मुद्दा शामिल नहीं होगा, हिजबुल्लाह का मुद्दा शामिल नहीं होगा। लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह पर कार्रवाई नहीं रोक रहा है। इजरायली लोग भी इस डील का विरोध करते हुए नजर आते हैं। अब खबर यह है कि अमेरिकी लोग इस डील को एक तरह से खराब बात कह रहे हैं। अमेरिकियों का कहना है कि ये डील नहीं है, बल्कि एक तरह से सरेंडर है, वो भी ईरान के सामने। भाई नाक कट जाएगी अमेरिका की। उधर ईरान के कुछ कट्टरपंथी गुटों ने भी इसका विरोध किया। पिछले कई हफ्तों से ईरान के कुछ कट्टरपंथी मीडिया संस्थान, धार्मिक नेता और राजनीतिक समूह इस समझौते की जमकर आलोचना कर रहे थे। उनका ये मानना है कि अमेरिका के साथ समझौता करना ईरान के हित में नहीं है, और इससे देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। इनमें कायाहान के एडिटर हुसैन शरीयत मदारी का कहना है, जो लंबे समय से अमेरिका के साथ बातचीत के आलोचक ही एक तरह से रहे हैं।
आइए आपको बताते हैं कि ईरानी आखिर कैसे इस डील को एक तरह से गलत बता रहे हैं, हराम करार दे रहे हैं। ईरान के कुछ कट्टरपंथी समूहों ने एक तरह से इस पूरी वार्ता का जमकर आलोचना करना एक तरह से शुरू कर दिया। वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। अमेरिका के साथ में समझौता करना ईरान के हित में नहीं है। ईरानी मीडिया ने समझौते को सबसे बड़ा गलत कदम बता दिया। ईरान के कुछ मौलवियों ने इसे अमेरिका से बातचीत एक तरह से हराम करार दी। उनका कहना है कि गलत है। कट्टरपंथी पायदारी पार्टी भी समझौते की आलोचना कर रही है। ईरान की सांसद, ईरान का मीडिया, ईरान के अलग अलग संस्थान लगातार इस पूरी वार्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई धार्मिक, कई राजनीतिक समूह भी यूएस के साथ में समझौते के खिलाफ हैं। दरअसल वो बखूबी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब शांति वार्ता को लेकर ईरान का कहना है कि तेहरान सिर्फ कागजी समझौते को नहीं मानेगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके सलाहकार, उनके सहायक मोहम्मद मोगबर ने चेतावनी दी कि तेहरान सिर्फ कागजी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा, अमेरिका को अपने सभी वादों को पूरी तरह से लागू करना होगा। मोगबर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमेरिकी आर्थिक दबाव और फायदे नुकसान की भाषा बेहतर समझते हैं, और अगर ये समझौता सिर्फ कागजों तक सीमित रहा तो ये मान के चलिए मिडिल ईस्ट से ऊर्जा सप्लाई पर असर बुरी तरह से पड़ सकता है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता में कई पेच हैं जिनको सुलझाना आसान नहीं होगा। उधर लेबनान पर हमले को लेकर इजरायल में इमरजेंसी मीटिंग की गई। अब देखना यह है कि मीटिंग में आखिर किन किन मुद्दों पर सहमति बन पाती है, या फिर से दोनों में गहरी खाई खिंचती हुई नजर आती है। ये एक तरह से देखने वाली बात है। एक बार फिर स्वागत है आपका वर्ल्ड नाउ में। अमेरिका और ईरान में जंग के बीच करीब 100 दिनों के बाद तो मुश्किल से हॉर्मुज खुलने पर सहमति बनी थी, लेकिन एक बार फिर से उससे विवाद हो गया। फिर से उसमें विवाद पेच फंसाता हुआ नजर आता है। लेबनान में लगातार हमले के कारण ईरान ने फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया, और इस बीच अमेरिका और ईरान में स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता चल रही है। आइए आपको विस्तार से बताती हूँ आखिर क्या है ये पूरा मामला। अमेरिका और ईरान में स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता हो रही है, और इन सब के बीच में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। कुछ दिन पहले जंग खत्म होने का ऐलान होता है, लेकिन शांति अभी भी अधूरी है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब शांति वार्ता की बात हुई, युद्ध विराम की बात हुई, ठीक उसके 3 दिन बाद एक बार वही तस्वीर नजर आती है। आपको ध्यान होगा, ठीक 3 दिन पहले वर्साई में जो मेमोरेंडम साइन हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए राहत की सांस थी। लेकिन ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने 17 जून को डिजिटली पहले साइन किया। युद्ध विराम तय हुआ, और यह तय हुआ कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल देगा। लेकिन शनिवार को यानी 20 जून को ईरान की सेंट्रल कमांड ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है, और ये नया परमिटिंग सिस्टम लागू होने के 48 घंटों के भीतर ही दोबारा से बंद भी कर दिया गया। अब आप समझिए कि कैसे हालात यहाँ पर हैं। उम्मीद जागी, लेकिन पल भर में वो उम्मीद धराशायी भी हो गई। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार सेंट्रल कमांड ने अमेरिका और इजराइल पर 17 जून के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। और असली वजह जानते हैं क्या है? असली वजह है लेबनान। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अटैक लगातार कंटिन्यू रखे हैं, जिसकी वजह से ईरान सीज फायर का इसे उल्लंघन मानता है। ईरान ने इसे पहला कदम बताया, यानी संकेत साफ है कि अगर इजराइल यहां पर नहीं रुका तो आगे और सख्त जवाब आ सकता है। पहला कदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का। अब आईआरजीसी नेवी ने सभी जहाजों को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में ना आए, सुरक्षा खतरे में रहेगी, और संदिग्ध माइनों की वजह से इंटरनेशनल ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम वाला रूट भी पहले से ही बंद है। और समझिए, ये कोई पहली बार नहीं है। 28 फरवरी को जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हुई, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर बार बंद हो जाता है। कई बार आंशिक तौर से खोला जाता है, कई बार पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है।
अब अप्रैल 8 तारीख को जब सीज फायर हुआ उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट दोबारा खोलने पर सहमति जताई थी और 17 अप्रैल को कुछ ही घंटों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला भी गया, लेकिन अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर जवाबी ब्लॉकेड लगा दिए। इसके बाद ईरान ने एक बार फिर से अब उस पर ताला जड़ दिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ताला लगने से वहां पर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट को, कैसे ये पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाते हुए नजर आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से ताला लगेगा और कहा जा रहा है कि इस बार का ताला दिवाला निकाल देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के दरअसल अहम तेल व्यापार के लिए लाइफलाइन माना जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पर ईरान ने एक बार फिर से बंदी का ऐलान कर दिया। ईरान का दावा है कि युद्ध विराम और शर्तों का उल्लंघन किया गया। पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी 2026 को बंद हुआ था, जब बड़ा हमला किया था अमेरिका और इजरायल ने मिलकर, और उसके बाद अप्रैल में कुछ समय के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला भी गया, लेकिन सिर्फ 24 घंटों से भी कम समय में दोबारा बंद कर दिया गया। समझौते तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 108 दिनों तक की एक तरह से बंदी रही, उसको बंद करके रखा गया। यूएस ईरान युद्ध विराम या एमओयू का जो तस्वीर पेश की गई थी, उसके बाद में इस मार्ग को खोलने की घोषणा की गई और महज 2 से 3 दिनों के बाद में इस घोषणा के एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सामान्य दिनों में यहां से रोजाना करीब 90 से 100 जहाज गुजरते थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, एक तरह से ये माना जा रहा है। यानी एक और ईरान ने पाबंदी लगा रखी है तो दूसरी ओर एक और पाबंदी देखने के लिए मिलने वाली है। अमेरिका अभी ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी को हटाया ही नहीं था, सिर्फ जहाजों को गुजरने दे रहा था, और यही असली ट्विस्ट यहां से निकलकर सामने आता है। युद्ध के दौरान ईरान कुछ जहाजों को पास होने देता रहा। कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि एक जहाज से $20 लाख तक टोल वसूला है यहां पर, और यानी ईरान ने अपने नियंत्रण वाले रास्ते को कमाई का जरिया पूरी तरह से बना लिया, और अब अमेरिका भी पीछे नहीं है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर सीधे सीधे ऐलान कर दिया, सीज फायर के 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई टोल नहीं लगेगा, और उसके बाद भी टोल तभी लगेगा जब वो खुद अमेरिका लगाए, बशर्ते डील पूरी ना हो। यानी अगर डील पूरी नहीं हुई तो अमेरिका भी पैसा लेगा, ईरान भी पैसा लेगा। यानी ट्रंप की धमकी बिल्कुल सीधी सीधी है, अगर ईरान के साथ फाइनल डील 60 दिनों में नहीं बनी तो अमेरिका खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सर्विस चार्ज वसूलना शुरू कर देगा। और ये दुनिया की सबसे व्यस्त ऑयल लेन है जिस पर एक अजीब सी जंग नजर आ रही है। दोनों पक्ष कह रहे हैं टोल हम लेंगे, जबकि असली कानूनी हक किसी का बनता ही नहीं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है उस पर इनोसेंट पैसेज के तहत टोल वसूलना समंदर के कानून का उल्लंघन माना जाता है। और ये उल्लंघन तो किया जा रहा है किसकी तरफ से? एक तो ईरान, और दूसरी तरफ कहा जाए दुनिया की बड़ी सुपर पावर जो अब तानाशाही रूल लेकर आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि कल तक जो खुद को रक्षक कह रहा था वो ही कैसे भक्षक बनता हुआ नजर आता है। रक्षक या समंदर का भक्षक। ट्रंप की खुली धमकी है, 60 दिनों में समझौता नहीं तो अमेरिका टोल वसूलना शुरू कर देगा। कैंप डेविड से फरमान आया क्या कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों पर अमेरिका का टैक्स लगेगा। ट्रंप की नीयत क्या है? कल तक रास्ता फ्री रखने की वकालत करने वाला यूएस अब खुद समंदर का लुटेरा बनता हुआ नजर आता है। अब भक्षक की दलील क्या है वो भी समझ लीजिए। अमेरिकी नौसेना को गार्जियन एंजल बताया गया है, सुरक्षा की भारी कीमत भी मांगी गई है, और यह भी कहा जा रहा है कि जो अभी तक तमाम तस्वीरें हैं जो शांति का ढोंग रचा जा रहा है वो क्या सिर्फ नाटक था? स्विट्जरलैंड में शांति की बातचीत हो रही है, बैकग्राउंड में ब्लैकमेलिंग भी जारी है। ये शांति का नाटक नहीं तो और क्या है? लेबनान पर इजरायली हमले के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, ये ईरान दावा कर रहा है, लेकिन सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लेकिन इन सबके बीच दुनिया पर बड़ा संकट है। तेल की लाइफलाइन पर अमेरिका का डाका है। दुनिया में एक बार फिर से हाहाकार मचेगा। इस वजह से लोगों की चिंताएं एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आती हैं।
समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पैसे वसूलने को लेकर अमेरिका और ईरान के दावे बिल्कुल सीधे सीधे हैं, जो आपस में एक तरह से टकराहट पैदा करते हैं। सेंट्रल कमांड के जो प्रवक्ता हैं टिम हॉकिंस, उन्होंने रॉयटर्स से कहा है कि ईरान का स्ट्रेट पर कोई नियंत्रण है ही नहीं, ट्रैफिक चल रहा है। अमेरिकी सेना स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रखे हैं। उन्होंने शनिवार को 55 मालवाहक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का दावा किया, जिनमें करीब 1.7 करोड़ बैरल तेल था। वहीं वेंस ने फॉक्स न्यूज पर कहा है कि सीज फायर के बाद ट्रैफिक बहुत तेजी से लौटा है और एक दिन में 1.6 करोड़ बैरल तेल भी निकला, जो जंग शुरू होने से भी पहले का रिकॉर्ड है। मतलब साफ है, ईरान का पूर्ण बंदी का ऐलान ज्यादातर एक डिप्लोमेटिक दबाव की चाल है। जमीनी हकीकत उतनी सख्त दरअसल है नहीं, लेकिन फिर भी जोखिम तो असली है। माइनों का खतरा अभी भी बरकरार है और इंश्योरेंस प्रीमियम युद्ध से पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुके हैं। अब इन सब के बीच में फ्रांस के बाद में जो पहली बार अमेरिकी और ईरान के बीच में स्विट्जरलैंड में बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान लेबनान के मुद्दे पर अड़ गया और शुक्रवार की बैठक टाल दी गई। अब शुक्रवार को तो बैठक टाल दी गई, लेकिन एक बार फिर से बीच का रास्ता निकाला गया। कोशिश की गई आज यानी रविवार को एक बार फिर से बैठक हो। अब वार्ता के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। ईरान ये कह रहा है कि जब तक लेबनान का मसला हल नहीं होता, अगले फेज की बातचीत शुरू नहीं होगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अब इस बातचीत को संभालने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं और परमाणु मुद्दे पर भी एक तरह से उम्मीद जता रखे हैं कि आने वाले वक्त में ये एस्केलेट होगी। मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ईरान अपना यूरेनियम स्टॉक का दोबारा हथियार बनाने में इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन सबसे खास बात समझ लीजिए, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अकेला खतरा नहीं है। यमन के हुती विद्रोहियों ने भी मैदान में उतरकर इजरायली जहाजों के लिए रेड सी में पूरी तरह से नौवाहक प्रतिबंधित करने का ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि अब से दुश्मन की हर हलचल को सैन्य निशाना माना जाएगा। और ये दूसरा अहम चौक पॉइंट है। सिर्फ 26 किलोमीटर चौड़ा बाब अल मंडेब रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है और दुनिया के करीब 12% समुद्री व्यापार का रास्ता दरअसल यहीं से गुजरता है। खतरा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। हाल ही में यमन तट के पास में एक मालवाहक जहाज पर हथियारबंद लोगों ने छोटी नाव से हमला कर दिया, जिससे जहाज की सुरक्षा ने एक तरह से नाकाम कर दिया। ईरान के पास में खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात करें तो तट पर सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन बाब अल मंडेब के पास में कोई सीधी ईरानी सैन्य मौजूदगी नहीं है और इसीलिए उसे ये काम क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए एक तरह से करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 3 चीजें बिल्कुल क्लियर कट साफ है। पहला, हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों ही एक साथ एक एनर्जी कॉरिडोर के 2 सिरे हैं और अगर दोनों एक साथ बाधित हो गए तो तेल की सप्लाई चेन में जो झटका लगेगा वो 2026 के युद्ध से और भी ज्यादा बड़ा होगा। दूसरा, ईरान की रणनीति बंद करो थोड़ा खोलो टोल वसूलों वाली जो बार्गेनिंग है, वो एक तरह से ये कहा जाए बार्गेनिंग टैक्टिक्स उसकी बन चुकी है। असली मकसद बातचीत में दबाव बनाना है और जो तीसरी बड़ी वजह है वो ट्रंप की टोल वाली धमकी भी उतनी ही दबाव की राजनीति है। असली कानूनी अधिकार एक तरह से कमजोर है जो किसी के पास में नहीं है। फिलहाल जहाज चल रहे हैं, तेल की कीमतें अभी संभली हुई हैं, लेकिन ये संतुलन बेहद नाजुक है। अगर स्विट्जरलैंड की बातचीत टूट जाती है या लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते हैं तो अगला कदम सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अगली नाकेबंदी हो सकती है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई और 12% समंदर व्यापार एक तरह से इसी एक फैसले पर पूरी तरह से टिकता हुआ नजर आता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हाल है, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे ईरान से पंगा लेना किसी एक देश पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। वर्ल्ड नाउ में आइए बात कर लेते हैं अगली खबर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका का साथ देने के लिए ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत भेजा था, लेकिन याद कीजिए ब्रिटेन को ये पता ही नहीं था कि युद्धपोत भेजना उसके लिए काल बन जाएगा
और आखिरकार क्या हो गया कि ब्रिटेन के पीएम को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जंग के बीच में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। जब अमेरिका इसको खुलवाने में सक्षम नहीं हो पाया तो उसका साथ देने के लिए ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत भेज दिया। बस यही ब्रिटेन के लिए काल हो गया और यही गलती ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किर स्टारमर कर बैठे। उनके साथी ऐसा कहते हैं जो भी ईरान से दुश्मनी लेने की कोशिश की वो किसी ना किसी कारण से सत्ता से चला गया। अब खतरा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर की कुर्सी पर। कयास लगाए जा रहे हैं कि कल किर स्टारमर इस्तीफा दे सकते हैं और इससे ब्रिटिश राजनीति में हलचल मची हुई है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लेबर पार्टी के अंदर बढ़ते दबाव और समर्थन घटने के कारण स्टारमर अपने पद छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति को लेकर यह कहा जाता है कि यहां 5 साल का कार्यकाल कोई भी पूरा नहीं कर पाता, लेकिन अब तो ब्रिटेन की राजनीति भी ऐसी हो गई जिसमें पिछले 5 सालों के अंदर ये देश 4 प्रधानमंत्री दे चुका है और अब तो ऐसी अटकलें हैं कि सोमवार को ब्रिटेन को 5वें प्रधानमंत्री का भी रास्ता एक तरह से बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री किर स्टारमर सोमवार को अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ने का औपचारिक कार्यक्रम भी पेश करेंगे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से सरकार के अंदर लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव और आंतरिक मतभेदों के बाद स्टारमर ने यह फैसला लिया है। बताया ये क्या कि पिछले 48 घंटों के दौरान उन्होंने कैबिनेट के कई सीनियर मंत्रियों या फिर राजनीतिक सलाहकारों या लेबर पार्टी के प्रमुख डोनर्स और कई प्रभावशाली ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ में कई बैठकें की, जो बहुत सीक्रेट भी थी, कई बैठकें बहुत अहम भी थी। और इन चर्चाओं के बाद में उन्हें ये जरूर लगा कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें उनके लिए नेतृत्व जारी रखना संभव नहीं होगा। आखिर पिछले कुछ समय में ब्रिटेन को किसकी नजर लग गई है, आखिर कैसे हालात यहां पर बनते जा रहे हैं, आइए आपको जरा एक एक करके मैं बताती हूं। पिछले 5 से 6 सालों में ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री बने और कई प्रधानमंत्री बदलते चले गए। जैसे 2016 से 2019 तक थेरेसा मे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। बोरिस जॉनसन की अगर बात करूं तो 2019 तक तो वो थेरेसा रही, लेकिन बोरिस जॉनसन 2019 से सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभालते रहे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद में लिज ट्रस सितंबर में 2022 से अक्टूबर 2022 तक एक तरह से उनका ये कार्यकाल रहा, लेकिन अगर ये कार्यकाल की बात करें तो मात्र 44 दिनों तक वो प्रधानमंत्री रही। इसके बाद में ऋषि सुनक बनाए गए प्रधानमंत्री। अक्टूबर 2022 में उन्होंने कमान संभाली तो जुलाई 2024 तक एक तरह से वो प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, लेकिन फिर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर नंबर आया किर स्टारमर का, वो बने प्रधानमंत्री। किर स्टारमर ने जुलाई 2024 से लेकर जो कमान संभाली, अब माना जा रहा है कि अभी तक वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब वो भी इस्तीफा देने वाले हैं। कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि स्टारमर ने कैबिनेट मंत्री, सलाहकार और ट्रेड यूनियन नेताओं से बातचीत के बाद में ये तय किया है कि उनका पद पर बने रहना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि रॉयटर्स के अनुसार सरकारी सूत्रों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि स्टारमर अभी भी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने काम करने पर ध्यान दे रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार स्टारमर की लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना पद छोड़ने की समय सीमा घोषित कर देनी चाहिए। स्टारमर के खिलाफ हुए सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी की कुल सांसदों का करीब 1/4 हिस्सा है और अगर स्टारमर इस्तीफा देते हैं तो ब्रिटेन के 10 सालों के इतिहास में वो 6वें ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। इससे पहले डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक अपना कार्यकाल खत्म कर ही नहीं पाए और पहले उन्हें पद छोड़ना पड़ गया। किर स्टारमर आखिर कौन है, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। दरअसल लेबर पार्टी से आते हैं, 58वें प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के।
2 सितंबर 1962 में जन्मे, जो कि लंदन के साउथ वार्क में उनका जन्म हुआ। अगर उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो 1987 में वकालत से एक तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की। 2015 में पहली बार वो सांसद चुने गए। 2020 में लेबर पार्टी के नेता बने और 2024 आते आते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो चुने गए। दरअसल स्टामर ने 2024 में लेबर पार्टी को बड़ी चुनावी जीत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली गई, ऐसे तमाम रिपोर्ट्स दावा करती हैं। कई विवादों में, कई नीतिगत यूटर्न्स या जीवन स्तर में सुधार की जो वादों को उन्होंने एक तरह से पेश की थी तस्वीर, वो पूरा नहीं कर पाए। दावा किया जा रहा है इस वजह से उनकी इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। कीर स्टारमर की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उनके विरोधी एंडी बर्नहैम ने शुक्रवार को उपचुनाव एक तरह से जीत लिया और इस जीत के बाद बर्नहैम पार्टी की कमान संभालने की दावेदारी पेश कर सकते हैं। जीत के बाद बर्नहैम ने कहा है कि वो देश को नई दिशा देना चाहते हैं। बर्नहैम के सहयोगी स्टारमर से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रिंग ने भी संकेत दे दिए कि जरूरत पड़ने पर स्टारमर को नेतृत्व के लिए चुनौती दिया जा सकता है। हालांकि स्टारमर ने 19 जून को यह साफ कहा था कि मैं अपने नेतृत्व के खिलाफ आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करूंगा। साथ ही लेबर पार्टी के नेताओं से आपसी खींचतान से बचने की अपील भी उनकी तरफ से की गई। दरअसल बार बार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदलने की जो बड़ी वजह है वहां की संसदीय व्यवस्था है। वहां पर प्रधानमंत्री को लोग सीधे नहीं चुनते, बल्कि उनकी पार्टी के सांसद उनका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक पार्टी के सांसद उनके साथ खड़े हों। अगर सांसदों को ये लगने लगे कि भाई किसी नेता की घटती लोकप्रियता से अगले चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो वो बगैर आम चुनाव कराए भी नया नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और यही वजह है कि ब्रिटेन में पार्टी का समर्थन बहुत ज़्यादा कमज़ोर जैसे ही पड़ता हुआ नजर आता है। वहाँ पे प्रधानमंत्री बदल दी जाती है और ऐसी ही नौबत जल्द ही आ जाती है। ब्रिटेन की जो बड़ी पार्टियां हैं उनके नियम भी नेताओं को हटाने का रास्ता बहुत आसान बना देते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में अगर 15% सांसद किसी नेता के खिलाफ चिट्ठी लिख दें तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं लेबर पार्टी में कोई दूसरा नेता तब दावेदारी पेश कर सकता है जब उसे पार्टी के 20% से ज्यादा सांसद और सदस्यों का समर्थन मिल जाए। अब कीर स्टारमर के साथ में लेकिन एक तरह से अलग तस्वीर बनती हुई नजर आती है। कीर स्टारमर अपनी नीतियों की वजह से या अंदर खाने बगावत की वजह से मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि जल्द ही वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। माना जा रहा है ब्रिटेन की राजनीति में अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, वर्ल्ड नाउ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर लगातार हम आपके सामने हाजिर होते हैं। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।